मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का पाचन एवं अवशोषण। यह जो टॉपिक है यह बीए होम साइंस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनका जो सब्जेक्ट है हेल्थ साइंस, और बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के अंदर चलने वाला सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो विषय है उसके अंदर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम सब टॉपिक उसका पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसा कि इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि फूड के डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में, और क्या कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन बॉडी में होना होता है। जैसे जो मेजर कंपोनेंट हैं दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन्स, इन सब कंपोनेंट का डाइजेशन बॉडी में होना होता है। और डाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो अपने एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाते हैं, ताकि जो ब्लड है उसके द्वारा इन सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ये ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि क्या होती है, लिवर क्या है, और गॉल ब्लैडर क्या है, किस तरह से ये कार्य करते हैं शरीर के अंदर। इसके अलावा पैनक्रियास क्या है, और क्या क्या हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं, हार्मोन और एंजाइम, और किस तरह से ये हेल्प करते हैं। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं कि डाइजेशन में और कौन से पार्ट हैं जो हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन में सबसे पहले हमें ये पता है कि मुंह द्वारा फूड का इंटेक किया जाता है, जिसमें टीथ के द्वारा, और टंग जो होती है वो हेल्प करती है फूड को च्यूइंग में, और सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाती है जिससे फूड जो है एक लुगदी के समान लुगदी के समान अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलस बोला जाता है। अब ये जो बोलस होता है ये ग्रसनी और ग्रास नली द्वारा होता हुआ आमाशय में जा रहा है। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर आपको आमाशय या स्टमक का डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो स्टमक के अंदर फूड जो है लगभग 4 से लेके 5 घंटे तक स्टोर रहता है, यहाँ पर रहता है। और जैसा हमने पहले पढ़ा था स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, और यह जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब फूड स्टमक में आता है तो यहाँ पर फूड जो है वो एसिडिक नेचर में एसिडिक नेचर उसका होता है, और यह इसलिए होता है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर माइल्ड HCl प्रेजेंट होता है। अब जब जो फूड एक पेस्ट फॉर्म में स्टमक में इकट्ठा हो जाता है, स्टमक जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें इकट्ठा होता है, तो उस पेस्ट को काइम बोला जाता है। काइम जो होता है पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है फूड यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भोजन में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन होना है। डाइजेशन का मतलब है कि यह जो पोषक तत्व हैं जब फूड द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है तो यह अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या जटिल अवस्था में होते हैं। अब इन जटिल अवस्था से सरल अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे हम पाचन कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होता है। तो आप देख रहे हैं जैसा चित्र में बताया गया है, सबसे पहले बक्कल कैविटी जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। तो मुख गुहा में जैसे ही हम फूड का इंटेक करते हैं तो उस फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होती है, स्टार्च के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट है और वो भी पॉलीसैकेराइड है। इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। और मुंह के अंदर जैसा कि हमने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा स्रावित होती है उसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो है वो स्टार्च पर रिएक्शन करता है, स्टार्च पर एक्ट करता है और स्टार्च को माल्टोस में तोड़ता है। बहुत कम अमाउंट में तोड़ता है बट यहाँ पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हम ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, और एमाइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जो स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है वह माल्टोज में बदल जाता है। बाकी किसी पोषक तत्व का पाचन यहाँ पर
नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं, यह जो कार्बोहाइड्रेट था यह मुख गुहा से होता हुआ ग्रास नली, ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जा रहा है, स्टमक में। जो एक ग्रीन कलर का आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है चित्र में, वह है स्टमक। अच्छा, स्टमक में जब फूड जाता है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के किसी भी कंपोनेंट का पाचन स्टमक में नहीं होता है। स्टमक में प्रोटीन और वसा का कुछ अमाउंट में पाचन होता है, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ फैट में। तो कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो स्टमक में किसी भी तरह का पाचन नहीं हो रहा है। तो अब स्टमक में जो फूड था वह आगे बढ़ रहा है, आगे जाता है। यह आप ऑरेंज कलर की जो आपको संरचना दिखाई दे रही है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रारंभिक भाग होता है वह होता है ड्यूडेनम, या उसको बोलते हैं पक्वाशय। तो अब आप चित्र में देख रहे हैं कि भोजन ग्रीन स्टमक वाले पार्ट से ऑरेंज वाले पार्ट की तरफ जा रहा है, और ऑरेंज वाला पार्ट जो स्टमक से जुड़ा हुआ है वहाँ पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था। यह जो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स होते हैं यह भोजन को स्टमक से ड्यूडेनम में या पक्वाशय में जाने देते हैं, अर्थात वन वे फ्लो होता है, बैकवर्ड फ्लो को यह रोकते हैं। तो इस प्रकार भोजन काइम, जिसको हमने पढ़ा था कि स्टमक के अंदर जो पेस्ट फॉर्म में भोजन उपस्थित होता है उसको काइम बोला जाता है। तो अब यह जो काइम है यह पक्वाशय में प्रवेश करता है। पक्वाशय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू पर्पल कलर में लीवर आपको दिखाई दे रहा है। लीवर के पास गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यह जो गॉल ब्लैडर है यहाँ से एक डक्ट निकलती है, बाइलरी डक्ट बोलते हैं जिसको। यह जो डक्ट है, और आपको साइड में दिखाई दे रहा है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास की डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट दोनों आगे जाके कॉमन डक्ट के रूप में बन जाती हैं, जिसे ऑडी बोला जाता है, डक्ट ऑफ ऑडी बोला जाता है। और यह जो डक्ट ऑफ ऑडी है यह पक्वाशय में जाकर खुलती है। अब ये जो दोनों डक्ट होती हैं इनमें गॉल ब्लैडर से निकलने वाला जो पित्त रस है वह पक्वाशय में आता है, और पेनक्रियास से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पक्वाशय में प्रवेश करते हैं। तो अब पक्वाशय में और स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया था, इलियम, इस्चियम, ड्यूडेनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मेजर पाचन हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं, जैसा आप जो चित्र में दिखाई दे रहा है, जो स्टार्च का पाचन, मेजर अमाउंट का पाचन यहीं पर होता है। स्टार्च जो है थोड़ा अमाउंट का पाचन मुंह में प्रारंभ हो जाता है, बाकी बचा हुआ पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रारंभिक भाग ड्यूडेनम और इस वहाँ पर है। तो स्टार्च पेनक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब माल्टोज जो होता है एक डाइसेकेराइड है, इसे वापस टूटना होता है। तो अब ये जो माल्टोज है स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। यह माल्टेज नाम का एंजाइम जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बना हुआ होता है। तो माल्टेज 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देख रहे हैं आगे लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है यह दूध में प्रेजेंट होता है, इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। और लैक्टोज जो है वो भी एक डाइसेकेराइड है। तो यह जो लैक्टोज है वो लैक्टेज नाम का एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इससे ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, मोनोसेकेराइड्स में टूट जाता है। और इसी तरह से सुक्रोज जो है, जिसे हम शुगर बोलते हैं, फ्रूट शुगर भी इसको बोला जाता है, और यह जो सुक्रोज है ये सुक्रेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट था भोजन के अंदर, स्टार्च, इसके अलावा जो डाइसेकेराइड्स थे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इन सब का कन्वर्जन लास्ट में मोनोसेकेराइड्स में हो जाता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज में हो जाता है। और ये सारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और इन्हें ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार यह था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, जिसमें अंत में हमें हमारे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होती है और वह ग्लूकोज रक्त द्वारा शरीर के जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। रक्त इसको अवशोषित कर लेता है और वहाँ से सर्कुलेशन के द्वारा या परिसंचरण द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में इसको
पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद डाइजेशन पढ़ते हैं हम प्रोटीन का। प्रोटीन जो होता है यह बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट जो था वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्रोटीन जो है यह बॉडी बिल्डिंग होता है, शरीर के अंदर कोशिकाओं के निर्माण, उसके विकास और कोशिकाओं की टूट फूट, उनकी मरम्मत का कार्य करता है। तो इस प्रकार जो प्रोटीन है ये जो फूड द्वारा इंटेक किया जाता है प्रोटीन का, तो बकल कैविटी या मुख गुहा जो होती है वहाँ पर प्रोटीन का किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद फूड जो है आगे बढ़ रहा है, ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए फूड कहाँ जाता है, आमाशय में, जैसे स्टमक बोलते हैं। तो आमाशय में जाकर फूड का पाचन प्रारंभ होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, मुख गुहा में। तो जब फूड आमाशय में प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन पर सबसे पहले तो HCl रिएक्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि आमाशय में होता है। तो पेप्सिनोजन एक एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जैसे ही HCl की उस पर रिएक्शन होती है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह जो पेप्सिन है वो प्रोटीन पर अपना एक्शन करेगा। तो जब ये प्रोटीन पर रिएक्ट करता है तो प्रोटीन अपने मीडिएटरी कंपोनेंट्स में टूटने लग जाता है, जैसे पेप्टोज, प्रोटियोजेस, क्योंकि ये इनसे मिलकर बना हुआ है, लास्ट में टूटेगा अमीनो एसिड्स में, लेकिन स्टमक के अंदर अभी ये पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में इसका ब्रेकडाउन प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका जवाब होता है प्रोटीन का पाचन आमाशय से या स्टमक से प्रारंभ होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटियोजेस में तोड़ दिया जाता है। अब जो भोजन उपस्थित था आमाशय में, जिसको काइम बोला जाता है, तो अब यह भोजन आगे प्रवेश करता है पक्वाशय में, ड्यूडेनम में, जहाँ पर भोजन के अंदर जो अन्य पोषक तत्व हैं और इसके अलावा प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स अभी भी प्रेजेंट हैं उसको ये ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम होता है जो पेनक्रियास से निकलता है, पेनक्रियास से निकलकर पक्वाशय में आता है। तो ट्रिप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम होता है, इसको एंट्रोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अब ट्रिप्सिन जो होती है वो ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म होती है। अब यह जो एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन की है ये काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। फिर यह जो काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में जो प्रोटीन के अंदर पेप्टिडेजेस प्रेजेंट होते हैं वो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन है, प्रोटीन और जब स्टमक में डाइजेशन हुआ था तो हमें वहाँ पे प्राप्त हुआ था पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो थे वो प्रोटीन के हम यूँ कह सकते हैं कि व्युत्पन्न प्रकार के प्रोटीन है। जो प्रोटीन का जल अपघटन हो रहा है तो मीडिएटरी प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुए थे। अभी प्रोटीन का डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। तो अब ये जो प्रोटीन, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स जो हैं ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो एंजाइम बने थे, जो अपनी एक्टिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हुए थे, उससे ये डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब डाई पेप्टाइड्स जो होते हैं ये डाई पेप्टाइड्स यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाई पेप्टिडेज नाम का एंजाइम होता है, उससे ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से बनते हैं। जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, तो दो अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो डाई पेप्टाइड बनता है। मोर देन 2 अमाइनो एसिड्स जब जुड़ेंगे तो डाई पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड से पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस बनेगा और उससे प्रोटीन बनेगा। अगर उल्टी चेन अगर हम चलाते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की, तो इस तरह से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो जिस स्टेप्स में निर्माण हो रहा है उसी स्टेप्स को अगर उल्टा चलाया जाए तो उसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन
किस तरह से होता है और प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद आपको मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं और जितने भी मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होते हैं वो अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोटीन के डाइजेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है अमाइनो एसिड। तो इस प्रकार अमाइनो एसिड अंत में प्राप्त होता है और यह अमाइनो एसिड अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा ब्लड में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि फ़ैट का डाइजेशन किस तरह से होता है और साथ ही साथ जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है। धन्यवाद।